वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ द सेल। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होती है फर्स्ट। सेकंड, उसके बाद आप अभी पीछे देख रहे हो, जस्ट सुनो, जैसे पहले वाला रिवाइज हो जाए, उसके बाद आप इसको राइट डाउन कर लें, नोट्स बना लें स्टूडेंट्स। हाँ, ओके। तो पिछले बार हमने देखा कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक एंड न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। उसके बाद हमने देखा कि सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लाइडन एंड सॉन ने। सेल में फिर हमने पढ़ा था कि एक्सेप्शन है, वायरस के ऊपर सेल थ्योरी फॉलो नहीं होती है। उसके बाद हमने ये भी देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया, नॉल एंड रस का। डिफरेंट हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर डिस्कस किया। आज हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। एक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहते हैं कि एक वॉल बनाने के लिए हमें बहुत सारी ब्रिक्स चाहिए। तो एक ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का बेसिक पार्ट क्या, ब्रिक्स किससे बनी है। ओके, उसी तरह से हमारी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सेल। अब सेल जो है उसका क्या कंपोनेंट्स होता है, उसमें क्या होता है। तो एक सेल के बाहर आप एक सेल का डायग्राम देख रहे हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ये सेल है, सेल की जो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, दोनों एक ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद बीच में एक न्यूक्लियस होता है, जिसको ये सेंटर पार्ट होता है न्यूक्लियस, और इसके अंदर डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में फिलअप रहता है, और ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी करता है। और बीच में जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, जिसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम ये देख रहे हैं कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें हमने देख ली। अब हम देखते हैं फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है स्टूडेंट्स? तो हम बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ एक्सटर्नली कवर्ड बाई ए थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक, थिन एंड ट्रांसपेरेंट। ये एक बाहर वाली एक्सटर्नली थिन, और ये थिन होती है, इलास्टिक और ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, जिसका नाम है, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल से मतलब होता है कि अंदर एंटर, सारे मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर केवल सिलेक्टेड मॉलिक्यूल, जैसे चाय बनाते समय हम छलनी में जब हम चाय उड़ेलते हैं तो आपने देखा होगा कि चाय ही बाहर आती है, उसके कम चाय टी लिप्स जो हैं वो नहीं आ पाती है। उसी तरह से सारे ही मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं एंटर करते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ही बाहर आते हैं। तो ये सिलेक्शन कौन करता है? ये सेल मेम्ब्रेन करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। इसीलिए इसको कहा है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय ए थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये थिन है, ट्रांसपेरेंट है एंड सेलेक्टिवली परमिएबल है। मोस्ट एवरी ईयर a question is asked in the exam, why the plasma membrane is called selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane is because it allowed only a certain molecules in and out into the cell, so it is called the selectively permeable membrane. अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं या कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, और इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल इन और आउट जो होते हैं वो किस प्रोसेस से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि ओके स्टूडेंट्स, टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज, इसी के अंदर हम लिख देते हैं कि टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय, टर्म सेल मेम्ब्रेन वाज गिवन बाय Nageli and Kramer
नगेली एंड क्रेमर ने 1885 में ये वर्ड सबसे पहले दिया था स्टूडेंट्स, 1885 में ये वर्ड दिया था। एंड सम सब्सटेंसेस, ये कंटिन्यूस है, इसके साथ ही ये लिख सकते हो, ओनली सम सब्सटेंसेस सच एज CO2 and O2, carbon dioxide and oxygen move across the cell membrane में CO2 बाहर आती है और ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है। तो ये किस तरह से करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स, diffusion is very important. We discuss detail in diffusion. Students, cell membrane is a selectively permeable membrane and CO2 exit from the cell and oxygen enter into the cell by the process of what? Diffusion. So now we understand the meaning of diffusion. स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो आखिर इसमें ऐसा क्या होता है और किस प्रोसेस से इसमें आता है? तो हमने कहा कि डिफ्यूज़न के प्रोसेस से, केमिस्ट्री में भी ये वर्ड आप पढ़ोगे, डिफ्यूज़न लोअर क्लासेज में भी आपने सीखा है। डिफ्यूज़न मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैं इस डिफ्यूज़न को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी बात बताऊँ। सपोज हमने एक इंसेंट, सपोज करो हमने वहाँ स्प्रे किया, उस कॉर्नर में, थोड़ी देर के बाद वो स्मेल उस कॉर्नर में भी आपको आ जाएगी। तो ये किस प्रोसेस से होता है? ये होता है डिफ्यूजन्स में। मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। कोई भी चीज़ हाई से लो की तरफ ही जाएगी, ये नेचुरली टेंडेंसी है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, उन्हीं को अपन डिफ्यूजन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, from higher concentration to higher concentration to its lower concentration, हाई से लो की तरफ जाना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखें इस डेफिनेशंस को और समझें। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन is called diffusion. Students, is called diffusion. Diffusion occurs in any movement. Diffusion occurs in any medium, solid, liquid एंड गैस। स्टूडेंट्स, डिफ्यूज़न जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसी भी कंडीशन में हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं इन एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब नाउ स्टूडेंट्स, डिफ्यूज़न के अलावा एक और प्रोसेस है जिसमें ओनली लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं अपन ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है स्टूडेंट्स?
the movement of water molecules, the movement of water molecules from higher concentration to its lower concentration. स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का बेसिक डिफरेंस समझना। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी मॉलिक्यूल्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होता है, जबकि ऑस्मोसिस में स्टूडेंट्स ओनली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करते हैं, यानी द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स का ऑस्मोसिस सॉल्यूशन हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन। एक सेल को अलग अलग टाइप के ऑस्मोसिस सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा। आज हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से CO2 और O2 का या फिर अदर मॉलिक्यूल्स का या सॉलिड, लिक्विड और गैस का ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में एंटर और एग्जिट होता है। CO2 बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। अंदर CO2 ज़्यादा है तो बाहर आ जाएगी, बाहर ऑक्सीजन सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में तो लो कॉन्सेंट्रेशन यानी सेल के अंदर जाएगी। स्टूडेंट्स, बिल्कुल माइंड में ये रखें, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट होता है। किसमें? डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी मीडियम में हो सकता है, जबकि ऑस्मोसिस केवल वाटर मॉलिक्यूल्स में ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।